वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कन्हैया लाल गुप्ता उत्तर प्रदेश में डीजीपी रह चुके हैं, मेरे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं और एसटीएफ के फाउंडर मेंबर में से एक, और कई जिलों में एसएसपी और आईजी डीआईजी रह चुके, और श्री प्रकाश शुक्ला ऑपरेशन कांड में मुख्य भूमिका निभाने वाले राजेश पांडे इस वक्त मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। पांडे जी, बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आपका हमें एक्सक्लूसिव समय देने के लिए। मैं आपसे समझना चाहता हूं और थोड़ा सा हम सबको, हमारे दर्शकों को और पैनल पे बैठे मेहमानों को भी ब्रीफ करिए और बताइए कि अतीक अहमद किस तरह का माफिया था, उसके ऑपरेशंस के क्या तरीके थे और क्यों वो 1979 से लेकर अब तक किसी मामले में सजा याफ्ता नहीं हुआ। और दूसरा प्रश्न है आपसे, ये जो कुछ हत्याकांड हुआ ये बड़ा चौंकाता है, बड़ा दहलाता है, आपका एनालिसिस। बिल्कुल ठीक है। देखिए, जहाँ तक इसका अतीक अहमद की बात है कि वो कैसे इतना बड़ा हुआ, देखिए उसने अपने आप को और अपने सिस्टम को एक लॉन्चिंग पैड की तरह इस्तेमाल किया। उसी इलाके में पहले चांद बाबा नाम का एक बदमाश हुआ करता था जो छोटी मोटी रंगदारी, रेलवे का कोयला, पॉकेटमारी इस तरह की करता था और ज़मीनों में उसका दखल हुआ करता था। और एक बात आप ये खूब अच्छी तरह समझ लीजिए कि अतीक अहमद का जो ज़मीनों के प्रति प्रेम था जी, सब लोग जानते हैं। ज़मीनें, गाड़ियाँ और कुत्ते, ये तीन चीज़ों का जो उसका प्रेम है। ज़मीन तो वो कहीं भी, जरा सी भी खाली ज़मीन कहीं मिल जाए, जरा सी भी खाली मकान कहीं मिल जाए, किसी के मकान को लेना हो तो उसको देवरिया जेल तक बुला के उसे मार पीट के उसके मकान और ज़मीन को लिखा लेते थे। जो लोग बैठ के दूर से बात करते हैं वो जरा सा एक बार कभी चकिया, करेली, खुलदाबाद, इन सब जगह, अटाला, इन सब जगह जरा एक बार घूम के आए, धूमनगंज, वहाँ लोगों से पूछें कि वहाँ किसी के पास अपनी ज़मीन और मकान बची भी है। तो एक बार जब चांद बाबा को, जब ये 89 में इलेक्शन में खड़ा हुआ पहली बार इलाहाबाद पश्चिमी से, और इसके खिलाफ खड़े हुए चांद बाबा, इतनी गोलीबारी हुई दोनों पक्षों में, चांद बाबा की हत्या हो गई। उसके पूरे जितना उपक्रम उसका था उस पर, सब पर इनका कब्जा हो गया। बड़ी सिंपल सी इसकी मोडस ऑपरेंडी थी। अगर किसी को इलाहाबाद का आइडिया हो, प्रयागराज का आइडिया हो, तो सिविल लाइन में जो गिरजाघर वाला, जो चर्च वाला चौराहा है, उससे जब आप इधर चलेंगे संगम की तरफ, तो चौराहा क्रॉस करते ही लेफ्ट हैंड साइड में एक बहुत बड़ा सा मकान था। उसमें सिविल लाइन बड़ा खूबसूरत जगह है, थी पहले, जिसमें पुराने एंग्लो इंडियंस रहते थे, उनके बड़े बड़े मकान थे और 10-10 बीघे के उनके लॉन थे, बगीचे। पांडे जी, उस दौर में मैं क्राइम रिपोर्टर था 1997 में। जी जी और वहीं था इलाहाबाद। आप उस घटना को अच्छी तरह जानते होंगे जी। हाँ, मैं बता तो रहा हूं कि वहां से शुरू किया जब इसने 89 के बाद, तो कपूर साहब वहां पति पत्नी थे, बच्चे उनके बाहर थे, एडवर्ड कपूर शायद उनका नाम था, और उनके यहाँ 3 लोग पहुंचे। बहुत बड़ी ब्रिटिश पीरियड की उनकी जो रिहायशी बीच का हिस्सा और बाकी खाली हिस्सा, और कहा कि बाबूजी आप क्या मकान बेचने वाले हैं? उन्होंने कहा भाई ये क्या तमाशा वाली बात कर रहे हो, मैं क्यों मकान बेचूंगा, मेरे पुश्तैनी मकान है, मुझे कौन सी पैसे की कमी है। उसने कहा नहीं, मैं तो वैसे ही आया था कि आप। उन्होंने अपने नौकरों को बुलाया, 4-5 नौकर थे, उनसे कहा भाई इनको बंगले के बाहर करिए, ये पता नहीं कहाँ से इनको किसने बता दिया है कि मैं मकान बेचूंगा। वो वहाँ से निकल गए और दूसरे ही दिन जब वो पति पत्नी वहाँ बरामदे में बैठे हुए थे, उनके यहाँ 4 बम फेंके गए। अच्छा, अब वो घबराए बेचारे, गाड़ी लिए थाने पर पहुंचे, थाने पर भी किसी ने सुनवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि आप देखिए, आपको लगता है कोई गलतफहमी हो गई, पटाखे बजे होंगे। आप उस समय क्राइम रिपोर्टर थे, आपको अच्छी तरह से पता होगा, घटना बहुत बवाल हुआ था इसमें। बहरहाल 10 दिन बाद वो लोग फिर पहुंचे। उन्होंने कहा बाबूजी आपने कुछ डिसाइड किया? वो फौरन समझ गए कपूर साहब कि ये इन्हीं लोगों ने बम फेंका होगा। और लगभग 5 करोड़ की वो जमीन और बंगला, उसको 60 लाख रुपए में इन लोगों ने रजिस्ट्री करा दी। वो बेचारे छोड़ के चले गए यहाँ से, बच्चे उनके बाहर थे, अच्छी जगहों पे थे, सब जगह उन्होंने कहा। ये तो एक वानगी, चूंकि मैं जानता हूँ, मैं वहीं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट रहा हूँ, आना जाना था, लोग बताते थे। ऐसे 50 किस्से हैं सिविल लाइन के। आज सिविल लाइन कितना बदरंग हो गया है, बड़े बड़े बंगले सब नेस्तनाबूद हो गए हैं, उनकी जगह पे सब प्लॉटिंग हो गई है, प्लाजा खुल गया है, मार्केट खुल गया है। ब्रिजेश जी, आप मेरी इस बात से सहमत होंगे
कि पहले के सिविल लाइंस और आज के सिविल लाइंस में कितना अंतर आ गया। बहुत है। अब तो पांडे जी बड़े पहचाना नहीं जाता। पहले मैं पिछले वर्ष गया तो मुझे बड़ा दुख हुआ सिविल लाइन देख के, और मैं 15 वर्षों के बाद इलाहाबाद गया था और मैंने सिविल लाइन देखा तो मुझे बड़ा दुख हुआ जी। तो आधा सिविल लाइन ये मोडस ऑपरेंडी है। आप आज कल आप जो बीच में देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, एक वो कल मैंने देखा कि जीशान नाम का एक आदमी है, उसके घर में घुस गए, उसका पूरा जेसीबी से गिरा दिया और उससे कहा कि ये अब आप जाइए यहाँ से। मैं बिल्कुल आपको तुरंत का उदाहरण बताऊं, मैं 2015 में यहाँ एसएसपी लखनऊ था और उस समय राजशेखर साहब डीएम थे। पीजीआई के पास एक जमीन, ये सुगनामल वाले हैं जो जिनको आप भी जानते होंगे, सुशील गुरनानी, इनकी एक कोई जमीन थी। मुझे एक बहुत वरिष्ठ अधिकारी ने फ़ोन किया कि राजेश, ये पीजीआई के पास इतनी प्राइम लैंड है, उस पर सुना है अतीक के गुंडे आ गए हैं, कब्जा कर रहे हैं। मैंने कहा साहब मेरी जानकारी में नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, इसका पता करिए आप कि ये अभी अभी वहाँ से वो गुरनानी साहब आए हैं। मैंने उनको भेजा, उनको कहा सर मेरे पास भेज दीजिए, मैं बात करता हूँ। बहरहाल गुरनानी साहब मेरे पास आए। अब आप उसकी दहशत का आलम यह था कि गुरनानी साहब ने भीतर से बाहर से जो पर्चा भेजा उसमें अपना नाम नहीं लिखा, उसमें केयर ऑफ उस अधिकारी का नाम लिखा। मैंने बुलवाया, मैंने कहा भाई आपका क्या नाम है, आप पर्चे में कम से कम अपना नाम तो लिखते। तो उन्होंने ये कहा कि सर अब मैं क्या कह सकता हूँ, मुझे इतनी दहशत हो गई, मुझे लगा कि हर जगह उनके आदमी होंगे, अभी पता लग जाएगा कि मैं पुलिस के पास आया हूँ तो मेरी दुर्दशा हो जाएगी। इस कदर उनका उसकी आतंक था, उसका प्रभाव था। बहरहाल मैंने वहाँ जो एसओ थे पीजीआई के विनोद यादव, आज भी बाराबंकी ज़िले में कहीं पर हैं, मैंने उनसे कहा कि जाके देखो जो ये बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं कि गलत बता रहे हैं। विनोद यादव गया, 10 मिनट में बताया कि हाँ साहब ये बिल्कुल सही बता रहे हैं, लेकिन ये ज़मीन किसकी है ये हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा मैं गुरनानी साहब को भेज रहा हूँ, आप इनके कागज़ देख लीजिए, तहसील से एसडीएम या किसी लेखपाल को बुलवा के वेरीफाई करा लीजिए। गुरनानी साहब फिर बोले कि साहब मैं किसी कीमत पे थाने पे नहीं जाऊंगा, पास ही में वो ज़मीन है, वो सब लोग थाने पर बैठे होंगे और फिर मेरे साथ दुर्व्यवहार होगा, मैं साहब ज़मीन रहे न रहे मैं जाऊंगा नहीं। फिर मैंने राजशेखर सर को फ़ोन किया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। मैंने कहा साहब ऐसी ऐसी बात है, किसी रेवेन्यू अफसर को बुलवा के भिजवा दीजिए, नहीं ये कब्जा हो जाएगा, बड़ी बदनामी होगी लखनऊ में, वो भी पीजीआई के पास। उनके पास उस समय नायब तहसीलदार या उधर के जो उस क्षेत्र के मोहनलालगंज के होंगे वो आए हुए थे जी। गुरनानी साहब पहुंचे, इनके कागज पत्तर देखे, साथ ही साथ रेवेन्यू ऑफिसर्स को मौके पर भेजा, उन लोगों ने डिमार्केशन किया। वहां पर डिमार्केट करने के बाद मुझे फिर ये बताया कि नहीं साहब ये बिल्कुल इन्हीं की ज़मीन है, पुरानी ज़मीन है और ये पुरानी रजिस्ट्री है ये। मैंने कहा भाई अगर ऐसा है तो इनको वहाँ से हटाइए, गुरनानी साहब से कहिए कि अपनी बाउंड्री भी बनवा लें। वो रजिस्ट कर रहे थे, खैर एसओ भी ठीक था उस समय। एक प्लाटून पीएसी उसने मांगी, पीएसी लिया, उनको किसी तरह से वहाँ से भगाया गया, खदेड़ा गया। मैंने कहा नहीं जाते हैं, मुकदमा कायम करिए और इन्हें जेल भेजिए। इस बात से अतीक इतना गुस्सा हो गया, एकदम बिल्कुल बौरा गया वो, कि वो अपना पूरा लाव लश्कर लेकर होटल सिल्वरेट है इनका गुरनानी साहब का, आरिफ कैसल्स के बगल में, नेशनल पीजी कॉलेज के सामने, इनके यहाँ दिन में ही मैं असलहों की घुस गए। वहाँ रिसेप्शन पे एक लड़की बैठी थी, तमाम मैनेजर और जो होते हैं वो लोग थे, गेस्ट लोग बैठे हुए थे। इसने कहा कि सीसीटीवी बंद करिए, नहीं बंद करेंगे एक एक गोली हर कैमरे पे मारूंगा, नीचे आ जाएगा। इन लोगों ने घबरा के सीसीटीवी बंद कर दी। फिर ये कहा कि अब तुम्हें फ़ोटो बहुत शौक है तो मेरी फ़ोटो खींच लो, और 4-6 लोगों के नाम लिए, अधिकारियों के और नेताओं के, कि जाके उनको फ़ोटो दे देना, और एक बात ध्यान रखना, कल तक ये तुम्हारी ज़मीन थी, आज से ये अतीक अहमद की ज़मीन है, गलती से भी उस ज़मीन पे चले मत जाना। देखिए सुगनामल भी यहीं है, गुरनानी साहब भी यहीं है, सब लोग यहीं पर हैं। आप उनसे पूछिए, वो बेचारे पैदल एसएसपी आवास से 500 मीटर की दूरी पे होगा वो पैदल भागते हुए, उनके पीछे पीछे उनके 2 मैनेजर्स, वो सीसीटीवी फुटेज लेके आए। मैंने इंस्पेक्टर हजरतगंज को वहीं बुलवाया, मैंने कहा आप एक तहरीर लिखिए, हम मुकदमा लिखेंगे। बहुत हो गया, मैंने राजशेखर साहब को बताया, उन्होंने कहा बिल्कुल मुकदमा लिखिए। और गुरनानी साहब बिल्कुल एकदम हाँफने लगे, कांपने लगे। उन्होंने कहा साहब मैं मुकदमा किसी कीमत पे नहीं लिखवाऊंगा, आज आप हैं कल चले जाएंगे, डीएम साहब आज हैं कल चले जाएंगे, हम इनसे नहीं लड़ पाएंगे। इतनी दहशत कि उस आदमी ने आज तक
कभी मुकदमा नहीं खिलाया। 10 दिन बाद फिर ये डिसाइड हुआ कि नहीं, हम लोग पुलिस की तरफ से मुकदमा लिखा देते हैं। उनसे कहा गया कि भाई वो आप अपनी सीसीटीवी फुटेज दे दीजिए। ब्रिजेश जी, उसने कहा साहब मैंने सीसीटीवी फुटेज जला दी है कि अगर हमारे कर्मचारियों से कहीं लीक हो गई तो हमारी हत्या हो जाएगी, हम मारे जाएंगे। आप, ये मोडस ऑपरेंडी था जिससे वो 40 साल की सल्तनत उसने बना दी थी। दूसरा प्रश्न